रेमंड के सीईओ और अरबपति गौतम सिंघानिया ने हाल ही में अपनी पत्नी नवाज मोदी से अलग होने का ऐलान किया। इस बीच नवाज मोदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। नवाज ने गौतम पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गौतम उनके साथ मारपीट किया करते थे। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी, सिर्फ मनी कंट्रोल हिंदी पर। अपने पति गौतम सिंघानिया से अलग होने के बाद पहली बार नवाज मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। नवाज मोदी ने बताया कि कैसे उनके पति उनके साथ मारपीट किया करते थे और अपनी कंपनी से भी बाहर कर दिया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारे खुलासे किए। इसके साथ ही दिवाली पार्टी पर उन्हें एंट्री न देने और सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो पर भी नवाज ने खुलकर बात की। हालांकि गौतम सिंघानिया ने इस पर किसी भी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया। गौतम सिंघानिया ने कहा कि वो अपनी दोनों बेटियों की भलाई और परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। 13 नवंबर को गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी से अलग होने का ऐलान किया था। नवाज मोदी ने इस तलाक में गौतम सिंघानिया की 75% एसेट मांगी है, जो रेमंड ग्रुप का करीब 11,000 करोड़ रुपए होता है। पहली घटना 10 सितंबर की सुबह हुई, जब गौतम ने बेटी निहारिका और मुझे लगभग 15 मिनट तक पीटा। लात और मुक्कों से हम दोनों की पिटाई की गई। ये 9 सितंबर को उनकी बर्थडे पार्टी की सुबह के लगभग 5 बजे हुआ। यहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियां और उनके कुछ दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। फिर अचानक से वो सब जगह छोड़ के गायब हो गए। मैंने इमेजिन किया कि क्या वो अपनी बंदूक या हथियार लेने गया है। मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे कमरे में खींच लिया। मेरी पीठ को सपोर्ट देने के लिए वो तौलिया लेने चली गई। मेरी 2 हर्निया सर्जरी हुई है, एक प्रेगनेंसी के दौरान और दूसरी इसलिए क्योंकि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिस वजह से मेरी फैलोपियन ट्यूब हटा दी गई और मुझे दोबारा हर्निया हो गया। वो ये जानता था, फिर भी उसने मुझे कई बार कमरे में इधर उधर घुमाया। वह बस निहारिका और मेरे ऊपर बरस रहा था और हम बस एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं बाथरूम यूज कर रही थी तो वो भी उसी समय वही बाथरूम यूज करना चाहता था, जबकि हमारे बेडरूम के साथ 2 अन्य बाथरूम भी सटे हुए हैं। एक ही मंजिल पे 3 और बाथरूम है और एक 39 मंजिले टावर में कई बाथरूम हैं। ये सिर्फ पावर और कंट्रोल करने की बात। गौतम सिंघानिया हमेशा अपने दोस्त अतुल्य मफतलाल को एक सुपर हीरो मानता है। अतुल्य ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, कैसे उसने अपनी पत्नी पायल मफतलाल को सड़क पे फेंक दिया जब वो खरीदारी करने गई थी, उसे बंगले से बाहर निकाल दिया, किसी ने उसका फोन नहीं उठाया, किसी स्टाफ ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो अपने बच्चे को भी नहीं देख सकती थी, उसे उसके कपड़े तक नहीं मिले। गौतम सिंघानिया सोचता है, वाह क्या आदमी है, क्या पावर है, क्या कंट्रोल है, कमाल का सुपर ह्यूमन है। ये कुछ ऐसा है जो वो लंबे समय से मेरे साथ करना चाहता था, जिसके बारे में मुझे पता था। मैं सोच रही थी कि जब वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी। मुझे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे कमरे में गई और छुपकर दरवाजा बंद कर दिया। निहारिका बदहवास होकर कह रही थी, हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं शायद अचंभे में वहीं बैठी रही तो उसने पुलिस को बुलाया। मैंने अपनी दोस्त अनन्या गोयंका को फोन किया। उसे पता चल गया कि पुलिस नहीं आने वाली है, गौतम सिंघानिया ने चीजें संभाल ली होंगी। अनन्या ने कहा, मैं और अनंत हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर वहां से तुम्हारे पास आएंगे। त्रिशकर, बजाज और गौतम चचेरे भाई बहन हैं। उनकी माएँ भी बहनें हैं। त्रिशकर का पुत्र विश्वरूप भी वही था। वो मेरी बेटियों का अच्छा दोस्त थे और वे हम उम्र है। तो निहारिका ने उसे फोन किया और कहा, विशु वापस आ जाओ अभी। वो घर के माहौल को जानता था। निहारिका ने उसे अपने पिता को भी साथ लाने के लिए कहा ताकि वो गौतम से बात कर सके। मैं अपने ससुराल वालों से मिलने गई, खासकर अपनी सास से। उन्हें ये बताना चाहती थी कि क्या चल रहा है। त्रिशाकर बजाज भी मेरे साथ आए। वे बस नजर रख रहे थे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मेरी सास ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही रहो। उसने परिवार के हर सदस्य के साथ ऐसा किया है। उसे बेनकाब किया जाना चाहिए। उनके घर में 2 कमरों को तैयार किया गया था जो दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। लेकिन मैंने कहा कि अभी मुझे अपने पिता से मिलने जाना है, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले गई और मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। उनसे कहा कि वे अपने स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर कर ले। मैंने उन्हें उनकी गवर्नेंस के पास छोड़ा, कार में बैठी और सीधे अस्पताल गई। मेरा पूरा शरीर जख्मी था, पीठ की तो हालत ही खराब थी। निहारिका भी घायल हो गई थी, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि छोटी बहन को उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसकी माँ अस्पताल में थी और मेरे दोनों बच्चे मेरे 93 साल के पिता के साथ थे, जो एक नाजुक स्थिति थी। मैंने SHR में जाने का फैसला किया क्योंकि मैं आमतौर पे वहीं जाती हूँ। कोविड के दौरान मैं अपने माता पिता को भी वहीं लेकर गई थी।
ये एक अच्छी फैसिलिटी है। मैं इमरजेंसी वार्ड में गई। मैंने सोचा कि मुझे बस चेकअप कराने की ज़रूरत है। ये ठीक भी था, क्योंकि बाद में हाउस मैनेजर ने मुझे बताया कि सारी सेटिंग्स ब्रीच कैंडी में की गई है, इसलिए मुझे वहाँ पर देखभाल नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि वे कुछ घंटों तक मेरी जांच करेंगे और फिर इलाज होगा, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें आईसीयू में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लातों से खाने की वजह से तुम्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर अंदर क्लॉट बन रहे हैं तो वे आपके दिमाग या दिल तक जाने वाली धमनियों में समा सकते हैं। इससे आपको स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ सकता है। आपकी हालत ख़राब है। इस तरह के हादसों में कभी कभी पसली भी टूट जाती है, और अगर ऐसा होता है तो ये फेफड़े में छेद कर देती है, जिससे डबल खतरा बढ़ता है। इसलिए मुझे सभी जांच के लिए आईसीयू में भेजा गया। मेरे सभी दोस्तों को पता चल गया। एक बार जब आप डीवी केस में शामिल हो जाते हैं तो पुलिस को वापस आना होता है और आपकी रिपोर्ट का रिव्यू होता है। इससे भी अधिक यदि आपको गंभीर चोट लगी होती है तो आप एक खास श्रेणी में आते हैं। मेरी S3 टूट गई थी। मेरी तीसरी स्कैरम बोन, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा रखती है, वो भी टूट गई थी। इलाज कई महीनों तक चला। इस तरह की चोटें जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन मेरी परिस्थितियों को देखते हुए मेरे लिए तो ये और असंभव था। 13 सितंबर की देर रात या 14 तारीख की शुरुआत में मुझे छुट्टी दे दी गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी पुस्तक का लॉन्च डिले नहीं कर सकती, क्योंकि गणेश विसर्जन नजदीक। फिर हमारे पास धनतेरस और दशहरा था, फिर दिवाली, और किताबें हर जगह पहले से ही उपलब्ध थी। ऐसे में किताबों को वापस नहीं लिया जा सकता था। मुझे लगा कि मैं भी खुद के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। तब मेरे मामले से जुड़े मेरे सारे दस्तावेज भी थे। हाँ, न्यू ओबराय में हमारे स्वीट्स में 3 मीटिंग्स मध्यस्थता के लिए हुई। पुलिस की निगरानी और सिक्योरिटी के बीच सारी मध्यस्थताएं हुई हैं। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, इस पर भी हमने सहमति जताई है। अगले दिन मुझे रेमंड अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस में आमंत्रित किया गया। ये आयोजन हर साल होता है, जहां हम कुछ कैटेगरी में अपने कर्मचारियों को पुरस्कार देते हैं। आमतौर पे गौतम और मैं पुरस्कार देते हैं, और कुछ सीनियर मैनेजमेंट कुछ निचली श्रेणियों को पुरस्कार देने का काम करते हैं। मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं, और सीनियर मैनेजमेंट के 1 या 2 अन्य लोग भी बोलते हैं। फिर एक शानदार डिनर होता है। इस साल वे फिर इस फंक्शन को होस्ट कर रहे थे। इस बार मुझे 9 नवंबर को आमंत्रित किया गया। बोर्ड मीटिंग्स के अगले दिन मुझे पुरस्कारों के लिए दोपहर 1:30 बजे ही बुला लिया गया था, लेकिन हमारी सिचुएशन को देखते हुए मैं जाना नहीं चाहती थी। फिर मुझे शाम 6:30 बजे एक डिनर के लिए इनवाइट किया गया। हालांकि गौतम को लेकर हमेशा उनकी माँ और पिता ने मुझसे कहा है कि पत्नी के रूप में प्रमोटर, चेयरमैन और MD कंपनी की गॉड मदर की तरह है। आपको अपनी दिवाली उत्सव की पोशाक पहनकर जाना चाहिए। इसलिए मैंने जेकी ग्राम ठाणे की ओर रुख किया। उस रात काफी ट्रैफिक था। मुझे लोकेशन में पहुंचने में 3 घंटे लगे, और फिर आपने देखा कि क्या हुआ। क्या वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी कार में बैठूंगी और चुपचाप वापस चली जाऊंगी और फिर 3.5 घंटे ट्रैवल करूंगी? मैं ये नहीं कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 32 साल पुराने अपने साथी के साथ हमेशा सही करो, लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा करने से उसे किसी भी तरह का कोई फायदा हुआ? गौतम सिंघानिया उस वक्त अंदर से हर छोटी से छोटी डिटेल को मास्टरमाइंड की तरह कंट्रोल कर रहा था। ये सारी जानकारी मुझे उनके स्टाफ से ही पता चली। उनके बहुत से लोग मेरे प्रति वफादार हैं, यहाँ तक कि उसके बहुत सारे दोस्त भी मेरे प्रति वफादार हैं। करीब 40 साल पहले की बात है। उन्हें लगता है कि गौतम की हरकतें काफी घृणित हैं। उनके आसपास के बहुत लोग भी मेरे प्रति वफादार हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। उनके माँ बाप, बहन और चचेरे भाई डरे हुए हैं, फिर भी हर तरह से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया था और मैं गेट पे बिना बुलाए पहुंच गई। लेकिन उसने कल मेरे CA के सामने स्वीकार किया कि मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन मुझे इवेंट से वो बाहर रखना चाहता था। ये पहले से तय था। मेरे पास सबूत है कि मुझे इनवाइट किया गया था। हमें अभी भी पुलिस वाले का नंबर नहीं मिल सका, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो उसी समय पुलिस गश्त लगा रही थी। फिर हमने सड़क पे ही बयान दाखिल करना शुरू कर दिया। तो गेट पर एक महिला जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, वो मुझसे कहती है, मैडम अगर आप यहाँ रहेंगी तो सभी को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि ऐसा करने से पहले क्या आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था, है ना? आप एक हिस्से के मालिक को उनकी प्रॉपर्टी से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको इनवाइट करना चाहिए था?
तो उन्होंने कहा हाँ ये गलती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमारी तरफ से सबसे सीनियर सीए के सामने ये स्वीकार किया कि जानबूझकर किया गया था, गलती नहीं थी। तो महिला ने कहा बैठिए बैठिए, आपकी पीठ में दर्द हो रहा होगा, क्या आप अपनी कार में बैठना चाहेंगी? क्या आप वापस जाना चाहेंगी? मैडम बेहतर होगा कि आप वापस चली जाएं। और मेरा रवैया था, न तो आप संपत्ति की मालिक हैं और न ही सड़क की मालिक हैं, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था, मैं व्हील चेयर पे आई थी इसलिए मुझे बैठने की जरूरत पड़ी। मैं दर्द भरी पीठ के साथ अपना कर्तव्य निभाने लगी। ऐसा कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मैं बोर्ड मीटिंग्स में जो कुछ हो रहा था उसकी मुखबिरी कर रही थी। गौतम सब्जेक्ट को बदलना चाहते थे और चीजों को कालीन के नीचे छिपाना चाहते थे, लेकिन बाकी लोगों का भी यही कहना था कि आइए इन सभी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। जब मैं जेके ग्राम पहुंची तो उनकी टीम को निर्देश दिए गए कि मैं वहां कंपनी की भलाई के लिए दिवाली की शुभकामना देने के लिए और पूजा के लिए आई हूँ, और एक निदेशक के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे ये मेरा काम था। हाँ, मैं वर्तक नगर थाना पुलिस स्टेशन गई थी। मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी और ड्राइवर भी थे। ये इलाका है जो रेमंड्स जेके ग्राम को संभालता है। पुलिस ने मुझे बताया कि 35 पुलिस स्टेशन उन्हें रिपोर्ट करते हैं। मुझे बताया गया है कि थाना मुंबई से भी बड़ा है। वैसे भी उसने मेरे पीछे अपने गुंडे भेजे। चंद्रकांत आए थे। मैंने उससे कहा भी कि क्या तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी जेब में है? वे पुलिस थाने में भी उपद्रव मचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें बताया कि कोई स्कैंडल पॉइंट नहीं है, हमने इलाके में ये सब पहले भी देखा है, एक के बाद एक कई गाड़ियां आती हैं। अंत में मैंने अपना बयान दिया। मैंने इस बार के और पिछले सारे इनविटेशन के सबूत पेश किए और मैंने 9 वीडियो भी दिए जिसकी डेडलाइन थी। कौन किससे बात कर रहा था सब दिख रहा था। जैसे ही हम बाहर निकले उसकी गाड़ियां हमारा पीछा कर रही थी, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि वापस पुलिस स्टेशन चलो। मैं सड़क के बीच में उतर गई। ड्राइवर घबरा गया और मैंने उससे कहा तुम्हारी परेशानी क्या है? महिलाओं और बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? घर जाओ और सो जाओ। और फिर वो वहाँ चला गया। वहाँ एक और कार थी जो मेरा पीछा कर रही थी। इस बार पुलिस वाले बाहर आए और उन्होंने इस कार के सामने एक पुलिस कार लगाकर उसे रोक दिया। इसका वीडियो भी मेरे पास है। पुलिस ने ड्राइवर का विरोध किया, उनकी आईडी और मंशा पूछी। आखिरकार पुलिस वाले मुझे और मेरे सेक्रेटरी को पूरी तरह सुरक्षित घर साथ लेकर आए। वो उदयपुर के लिए मेरी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं रिएक्ट करूं। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं तब क्या बाद में भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने वाली थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कौन 32 साल के अपने साथी को कहता है, वो भी इंस्टाग्राम पे, और फिर उसी के साथ ये भी कहता है कि हमें प्राइवेसी दीजिए। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो पब्लिक स्टेज पे अलग होने की घोषणा क्यों करते हैं? उन्होंने सोचा कि ये रेमंड की दिवाली पार्टी तक ऐसे ही शांत रहेगा, लेकिन दिवाली पार्टी के दौरान ये काबू से बाहर हो गया। फिर हम अपनी बेटी और मेरे साथ 10 सितंबर को ही घटना पर गए। फिर ध्यान में आया कि ये तो सिलसिलेवार अपराधी है, जिसने अपनी माँ और पिता के साथ क्या किया, भाई और बहन के साथ क्या किया, बूढ़ी बीमार चाची और चचेरे भाई और उनकी पत्नियों के साथ क्या किया, और अब कौन बचा है? हम लाइन में थे।